हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज के हम करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम कल के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूके सिन्हा कमेटी समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज। यूके सिन्हा कमेटी को किस पर्पस के लिए बनाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, टू रिव्यू द करंट फ्रेमवर्क फॉर द एमएसएमई सेक्टर। तो हम एक एक कमेटी रोज लेके चलेंगे। हम लोग का ये इनिशिएटिव है कि एक एक कमेटी रोज लेके चलें, और साथ साथ में हम जैसे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कमेटीज भी पूछी जाती हैं। यूके सिन्हा कमेटी हो गई, विमल जलान, जैसे हमने कल विमल जलान कमेटी लिया था तो वो आरबीआई का फ्रेमवर्क के लिए था। तो इसी तरह यूके सिन्हा कमेटी, आगे और सारी कमेटीज हम एक एक क्वेश्चंस में डालते चलेंगे। हमारा कमेटी भी तैयार होता रहेगा और साथ साथ हमारा करंट अफेयर्स भी होता रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन था, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया इज रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा था फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। ये इंडिया में कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। जिसने भी ये सही ऑप्शन लगाया उसका सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द इम्प्रेस टोटोटॉइज ऑल्सो नोन एज मोनोरिया इम्प्रेसा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन से रीजन में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने इम्प्रेसिया मोनोरिया को रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है? तो वो कौन सा रीजन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। जो कोई भी रेयर स्पेसीज अगर पाई जाती है किसी रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है कोई भी रेयर स्पेसीज, तो यूपीएससी वो क्वेश्चन उस रीजन के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इम्प्रेस टोटोटॉइस पाया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे स्कॉर्पियन फिश पाई कहाँ गई है? गल्फ ऑफ मन्नार में। तो हम आज का मैप ऑफ द डे देखते हैं। आज का मैप ऑफ द डे किस पे है? रेड सी पे। जैसे कल हमने किया था ब्लैक सी पे, वैसे आज हमारा मैप ऑफ द डे है रेड सी पे। देखते हैं रेड सी पे कौन कौन सी कंट्री पहले इसको बाउंड्री करती है। कौन कौन सी, कितनी कंट्री इसको रेड सी को बाउंड्री करती है? 6 कंट्री। कौन कौन सी? सऊदी अरेबिया, यमन, रिट्रिया, जिबूती, सूडान, इजिप्ट। कितनी कंट्रीज हो गई? 6। इजिप्ट, सूडान, रिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया। ये देखिए इजिप्ट कहां से कर रहा है? नॉर्थ से भी कर रहा है और वेस्ट से भी कर रहा है। वही सूडान, रिट्रिया और जिबूती तीनों कंट्री किधर से कर रही हैं? वेस्ट साइड से कर रही हैं। और यमन और सऊदी अरेबिया किधर से कर रहा है? ईस्ट से कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है वेस्ट से कौन कौन सी कंट्री करती है, ईस्ट से कौन से कंट्री बाउंड्री बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर रेड सी न्यूज में है तो रेड सी न्यूज में है तो आप सोचेंगे रेड सी से तो बाउंड्री कंट्री पूछ सकती है, नहीं। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी कंट्री वेस्ट से बाउंड्री बनाती है, उसको अरेंज करिए ऑर्डर वाइज। कौन सी कंट्री ईस्ट से बॉर्डर बनाती है, उसको ऑर्डर वाइज अरेंज करिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। रेड सी की सबसे अच्छी खासियत, ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में है, अफ्रीका और एशिया के बीच में है ये रेड सी। इन दोनों के बीच में देखिए ये हमारा फरासन आइलैंड है। फरासन आइलैंड है ये यमन के ऊपर, और ये डेकलेक आर्किपेलागो है। डेकलेक आर्किपेलागो है कहाँ? फरासन आइलैंड के बगल में। ये हमारा नीचे आएंगे तो हम देखेंगे ये गल्फ ऑफ अडान है हमारा। गल्फ ऑफ अडान है यमन के नीचे। फिर हम ऊपर आएंगे, ऊपर देखेंगे ये गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज। इन दोनों के बीच में क्या है? कौन सा पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। तो आपसे ये पूछ सकता है यूपीएससी की गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में कौन सी पेनिनसुला है? पेनिनसुला क्या होती है? जब दो वाटर बॉडीज के बीच में कोई लैंड रहता है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज के बीच में सिनाई पेनिनसुला है। कौन सी पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। ये हमारा स्वेज कैनाल हो गया। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो हमें मेडिटेरियन सी दिखाई देगा। ये देखिए मेडिटेरियन सी हमारा इजराइल के पास है। तो मेडिटेरियन सी भी हम डिस्कस करेंगे आज के लिए। आज हमारा क्या था? रेड सी। तो रेड सी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। रेड सी
गल्फ ऑफ अडान आपने देख ही लिया। नाइल रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इधर देखिए हमें नाइल रिवर दिखाई दे रही है। कौन सी दो रिवर से मिलकर बनी है ये? इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर। तो दो ट्रिब्यूटरी, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ध्यान रखिएगा ये चीज की। कौन कौन सी पूछ सकता है एग्जाम में, कौन कौन सी दो रिवर से मिलके नाइल रिवर बनती है? तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ठीक है, होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। आज के इसके बॉर्डरिंग कंट्री की याद करने की हम थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं, कैसे याद करेंगे। डेजी, DESSEY। डी से जिबूती हो गया, ई से इजिप्ट हो गया, एस से सूडान हो गया, एस से सऊदी अरेबिया हो गया, ई से हमारा हो गया रिट्रिया, वाई से होगा हमारा यमन हो गया। तो जिबूती, रिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया और क्या हो गया हमारा? इजिप्ट और यमन। तो याद रखिएगा डेजी, इससे आपका क्लियर रहेगा याद करने में। तो ये हमारा रेड सी था आज का मैप। अब हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा जीएस पेपर 1 से है। जीएस पेपर 1 से है, बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग के बारे में कुछ न्यूज़ है, देखते हैं क्या है न्यूज़। इंडिया हैज रिएक्टेड स्ट्रांगली टू रिपोर्ट ऑफ वेंडलिज्म एंड डिफेसमेंट ऑफ एशियन बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग इन गिलगित बल्तिस्तान अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है वो पीओके कंट्रोल में है, तो इसलिए इंडिया ने रिएक्टेड स्ट्रांगली टू रिपोर्ट ऑफ वेंडलिज्म एंड डिफेसमेंट ऑफ एशियन बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग। जो वहाँ पे एक एशियन बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग है उसको उन लोगों ने डिफेसमेंट किया, मतलब डिफेम किया है कि उस पर वो रॉक कार्विंग जो बना हुआ था उसमें उन्होंने कुछ अपने इस्लामिक पोस्टर चिपका दिए और कुछ पाकिस्तान के झंडे चिपका दिए। तो उसके लिए इंडिया ने ये स्टैंड लिया है। इसके बारे में थोड़ा रॉक के बारे में जान लेते हैं। द सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा, द सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा इज कार्व्ड रॉक एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट इन गिलगित बल्तिस्तान इन पीओके। क्या है ये? एक सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा रॉक है वहां पे? सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा, ध्यान रखिएगा ये चीज। ये कल्चरल हेरिटेज साइट भी है, कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान इन पीओके। द कार्विंग ऑन द रॉक डेट्स बैक टू द फर्स्ट मिलीनियम एडी। ये फर्स्ट मिलीनियम एडी में ये कार्विंग की गई थी। द रॉक इज ऑन द टॉप ऑफ द हिल विच लाइज ईस्ट टू द हुंजा रिवर। कौन सी रिवर की ईस्ट पे है? हुंजा रिवर के ईस्ट पे। और ये रॉक टॉप ऑफ द हिल भी है। तो आपसे एग्जाम में अगर ये न्यूज़ में है तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट ना पूछे तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो रिसेंटली सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा पाया गया है तो वो कौन सी रिवर उसके किनारे बहती है। तो आपको ये बताने, अगर आप ये पढ़े रहेंगे कि हाँ हुंजा रिवर उसके किनारे बहती है तो आपको ये पता रहेगा, तो आप सीधा लगा देंगे कि ईस्ट टू द हुंजा रिवर। इश्यू क्या है? द बुद्धिस्ट साइट्स इन हुंजा इन गिलगित बल्तिस्तान हैव बीन डिसक्रेटेड बाय इस्लामिस्ट हु पेंटेड पाकिस्तानी फ्लैग एंड स्लोगन ऑन द रॉक कट आर्ट। उन्होंने रॉक कट आर्ट पे पाकिस्तानी फ्लैग भी लगा दिया और कुछ स्लोगन भी पोस्ट कर दिए। इमेजेस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एरा, जो वहाँ पे रॉक कार्विंग है और इंस्क्रिप्शन है वो प्री हिस्टोरिक एरा के हैं। इंडिया कंसर्न अबाउट दायमार भाषा डैम प्रोजेक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान, अ जॉइंट पाकिस्तानी चाइना प्रोजेक्ट। क्या है कि इंडिया ने भी रिसेंट कंसर्न किया था जो दाईमार भाषा डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान। कौन सा रीजन है ये? पीओके वाला रीजन है। और चाइना और पाकिस्तान मिलके एक डैम बना रहा है, दाईमार भाषा डैम प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि दाईमार भाषा डैम प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में बनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में बनाया जा रहा है, पीओके में। कौन कौन जॉइंट इनिशिएटिव किसका किसका है? पाकिस्तान एंड चाइना। तो आगे हम देखते हैं, ये देखिए ये रॉक कार्विंग है। ये रॉक कार्विंग है जो जिनको बोला जाता है रॉक ऑफ हुंजा, सेक्रेट रॉक ऑफ हुंजा। और इसी के ऊपर पाकिस्तान ने अपना फ्लैग लगा दिया है और कुछ इस्लामिक पोस्टर्स भी लगा दिए हैं, जिसके कारण इंडिया ने स्टैंड लिया है कि ये चीज़ गलत है। ये 1 मिलियन एडी पुराना रॉक है, तो आप इसको ऐसे तहस नहस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये रॉक के ऊपर इन्होंने लगाया, तो इंडिया ने ये स्टैंड लिया है। तो पाकिस्तान यहाँ पे अपना फ्लैग लगा दी। ये देखिए रॉक दिख भी रहा है, थोड़ा थोड़ा ये कार्विंग दिख रहा है
स्लोगन के ऊपर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तुलिप, तुलिप हमारा करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड है? अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटी। क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तुलिप करके। ये क्या है? अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है एक। क्या करेगी? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट, जो फ्रेश ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनको जॉब के लिए बड़ी परेशानी होती है या मिलती है नहीं मिलती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो उनको वो एक स्किल ट्रेनिंग देगी, इंटर्नशिप देगी उनको एक किसी प्रॉपर स्किल में, जैसे कोई कंप्यूटर में कुछ में। तो इससे क्या होगा, उनको आगे गवर्नमेंट को भी फायदा रहेगा कि अगर कोई कंपनी उनसे कांटेक्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट इससे रिलेटेड ढेर सारे स्कीम निकाल रही है कि अब सबका डेटाबेस बना रही है कि हाँ बाहर से कंपनियां आएंगी तो उनको डायरेक्ट हम प्रोवाइड कर सकें। तुलिप इज अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन अर्बन सेक्टर। कैसा प्रोग्राम है? फ्रेश ग्रेजुएट को एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। कहाँ पे? अर्बन सेक्टर में। ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टेटमेंट बदल के आपको एग्जाम में पूछ दे यूपीएससी की, या अर्बन सेक्टर की जगह क्या लिख दे? रूरल सेक्टर, तो ये ध्यान रखिएगा आप। द लॉन्च ऑफ तुलिस वॉज अनाउंस्ड इन द बजट 2020 एंड 21 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये बजट में ही अनाउंस हो गया था तुलिप के बारे में। एन MOU साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। MOU साइंड हुआ है किसके किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि MOU किसके किसके बीच में साइन हुआ है, तो हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट रहता है स्कीम का। किसी स्टेटमेंट को भी उठा के वो पूछ सकते हैं आपको। Tulip would enhance the value to market of Indian graduate and help create a potential talent pool in diverse fields like urban planning, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। क्या ये अलग अलग फील्ड में लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी? इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, जिसके कारण एक डाइवर्स फील्ड क्रिएट होगा अर्बन प्लानिंग में, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में एंड इन्वायरमेंट में। सच अ प्रोग्राम विल हेल्प रीप द बेनिफिट ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड as it is poised to have the largest working age population in world in coming year। क्या कहे? ऐसे प्रोग्राम्स जो इंडिया को हेल्प करेंगे किसमें? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर भी हमें उतना जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। एज इट पॉइज टू हैव द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर ये ऐसे ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते गए हमारी गवर्नमेंट, तो हम आगे लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बन जाएंगे इन द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। वर्ल्ड में हम लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बन जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का। इट विल लीड टू इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश आइडिया। ये फ्रेश आइडिया के इन्फ्यूजन को भी लीड करता है, मतलब लोग फ्रेश आइडिया के बारे में अपने अपनी चीज़ लेके आएंगे तो गवर्नमेंट उसको भी प्रेस करेगी, उसको भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से है। द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पीरियोडिक लेबर सर्वे कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च करती है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इम्प्रूव फ्रॉम द 45-year हाई ऑफ 6.1% इन 2017-18 टू 5.8% इन 2018-19। तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इम्प्रूव हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। कितना इम्प्रूव हुआ है? 0.3%। 0.3% इम्प्रूव हुआ है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि पिछले साल 45-year हाई था, 6.1% था 2017-18 में, और अब आ गया है 5.8%। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑल्सो इम्प्रूव मार्जिनली फ्रॉम 36.9 इन 2017-18 टू 37.5% इन 2018-19। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है हमारे यहाँ, ये भी बहुत अच्छी खबर है। 36.9% था पहले, अब 37.5% हो गया है। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट फेल फ्रॉम 5.7% टू 5.2%, वाइल मेल अनएम्प्लॉयमेंट वाज ओनली फेल फ्रॉम 6.2 टू 6%। तो मैन का जो है वो 0.2% ही
अच्छा हुआ है, बाकी फीमेल का तो 0.5% अच्छा हुआ है, मतलब फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सही हुआ है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट फेल फ्रॉम 5.3% टू 5%। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कितना गिरा है? 0.3% गिरा है, तो 5% पे अब आ गया है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वाज स्टिल एट ए हाई ऑफ 7.7% इन 2018-19, अ मार्जिनल ड्रॉप फ्रॉम 7.8% इन 2017-18। अभी 0.1% ही एक मार्जिनल ड्रॉप हुआ है अर्बन एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में। पहले 7.8% था, अब 7.7% है। तो ये सब डेटा आपको एग्जाम में, मेंस राइटिंग में आपको बहुत अच्छे से काम दे सकते हैं। आप कुछ आंसर इन सब डेटा से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे वुमेन का हुआ है, जैसे 5.7 टू 5.2% हुआ है, तो वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो डेटा से बता सकते हैं। और इंडिया का भी ये भी डेटा बहुत अच्छा है, 6.1% से 5.8% हो गया टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा घट के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट। विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस हैज सस्पेंडेड प्लान्स टू कैंसल VFA, अ डील दैट इज important to Washington move to counter Beijing rising regional power। तो गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने सस्पेंड कर दिया ये VFA का प्लान। जैसे वाशिंगटन ने काउंटर करने के लिए बीजिंग को, वो ये VFA एक एग्रीमेंट लेके आ रही थी, अ डील दैट इज इंपॉर्टेंट टू वाशिंगटन मूव टू काउंटर बीजिंग राइजिंग रीजनल पावर। बीजिंग क्या कर रहा है? वो अपने आसपास के इलाकों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, मतलब आप अपना वो बढ़ रहा है, उन लोगों के नाइबरहुड से रिलेशन अच्छे कर रहा है अपने। तो इसीलिए वाशिंगटन ने ये डिसीजन लिया था कि वो फिलीपींस से काउंटर करने के लिए फिलीपींस में जाके बीजिंग को काउंटर करेगा। अ विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए कंट्री एंड ऑरिजिन फॉरेन कंट्री हैविंग मिलिट्री फोर्स विजिटिंग इन दैट कंट्री। क्या होता है? जैसे ये कंट्री हो गई एक, ये ए कंट्री हो गई, ये बी कंट्री हो गई, ओके। तो ए कंट्री में जब बी कंट्री की फोर्स आएगी तो उसके रूल्स, गाइडलाइंस, लीगल स्टेटस को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं वही इनको भी फॉलो करना, उसीलिए एग्रीमेंट होता है ये विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। जैसे आपका सेना हमारे यहाँ आता है तो हमारे हिसाब से ही उसको काम करना पड़ेगा। अब VFA स्पेल्स आउट द रूल्स, गाइडलाइंस एंड लीगल स्टेटस ऑफ द US मिलिट्री व्हेन ऑपरेटिंग इन द फिलीपींस। तो फिलीपींस ने बोला है कि जो हम अपना हमारा जो मिलिट्री क्राइटेरिया है वही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम अलाउ करेंगे। थर्ड हमारा न्यूज़ एनालिसिस है GS पेपर 3 से, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। अभी रिसेंट 5 जून को हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया है। इस बार इंडियन नेवी ऑब्जर्व द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। इंडियन नेवी ने इस बार ऑब्जर्व किया है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। हर साल 5 तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज डिसाइडेड बाय द UNEP। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हर बार का थीम डिसाइड करती है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। द थीम फॉर 2020 इज बायोडाइवर्सिटी। इस बार का थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी ए कंसर्न। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी होल्डिंग वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन दिस ईयर थीम विथ फोकस ऑन नगर वन। हमारे यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कौन सा थीम दिया है? हमारे यहाँ का थीम है नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट कर रही है कि अर्बन फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की फोकस करो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने पे फोकस करो। दिस ईयर होस्ट इज कोलंबिया इन पार्टिसिपेशन विथ जर्मनी। हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अलग अलग कंट्री होस्ट करती है, तो इस बार कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? कोलंबिया, इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। जर्मनी के साथ पार्टनरशिप करके कोलंबिया ने होस्ट किया है। आगे हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू UN सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया स्टैंड ऑफ लेना चाहता है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं यूनाइटेड नेशन में, तो इंडिया चाहता है कि उसको परमानेंट पार्टिसिपेशन मिल जाए UNSC में। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि कल परसों में जब भी न्यूज़ एनालिसिस करूँ UNSC से, तो आपको ये समझ में आ जाए बेसिक चीज़ें। तो ये आप जाके थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ईच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली elect 5 permanent non permanent member for 2-year term।
कह रहा है कि हर साल, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ईच ईयर द यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर अ 2-year टर्म। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, चाइना एंड पाकिस्तान हैज सपोर्टेड इंडियाज कैंडिडेचर फॉर अ नॉन परमानेंट सीट एट यूएनएससी फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। Which of the statement given above is are correct? First, one only, second, two only, C, both and one and two, D, neither one nor two। तो आपको इसके सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सेकंड हमारा है, देखिए आज भी मैंने एक क्वेश्चन कमेटी से लिया है। बीपी शर्मा कमेटी समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किस कमेटी से रिलेटेड है बीपी शर्मा कमेटी? टू रिव्यू द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग पीएसयूज एज सिक एंड हेल्दी। सेकेंड ऑप्शन है टू रिव्यू अदर बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। थर्ड ऑप्शन है हमारा टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो आपको इसके राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन आज मैंने थोड़ा अलग लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। जैसे कुछ प्लेसेस यूपी, मैंने देखा यूपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं वो कि जो प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं उनके सामने कंट्री के नाम लिख देते हैं, क्या ये कंट्री से इस कंट्री में है, ये कंट्री में है, ये कंट्री में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप, ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि प्लेसेस इन न्यूज़ और कंट्री। ओसाका कनाडा, सेकंड सिलहट म्यांमार, थर्ड प्योंगयांग योंगयांग कहाँ पे है? साउथ कोरिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1, 2 एंड 3 ओनली, डी नन ऑफ द अबव। तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको काम पसंद आए तो सपोर्ट करिए। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एब्स्ट्रैक्ट IAS। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।